ओके, वंस अगेन एक बार फिर बीएससी पार्ट फर्स्ट के बच्चों का स्वागत। मैं डॉक्टर शैलेंद्र जैन। नववर्ष 2021 की एक बार फिर आपको शुभकामनाएं देते हुए शुरू करते हैं। अपन जो पिछली बार छोड़ा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कंटिन्यू करते हैं। इसमें अपन बात करेंगे विन्यास निर्धारण की विधियाँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज्यामितीय समायोजकता का कारण क्या है, द्विबंध की उपस्थिति, जो कार्बन कार्बन या कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है, तो उसमें प्रतिबंधित विवरण होता है। और एक कार्बन से जुड़ने वाले दोनों समूह जब अलग अलग होते हैं तो ये दो रूपों में पाया जाता है। वो दोनों एक दूसरे के ज्यामितीय समावयवी होते हैं। उन समावयवों का विन्यास का निर्धारण करना है, मतलब आपको ये पता करना है कि कौन सा वाला सिस है या ट्रांस है। इसके लिए कई सारी विधियां हैं, देखिए। पहली विधि है चक्रीकरण की विधि, साइक्लाइजेशन। हम साइक्लाइजेशन से ये पता लगा सकते हैं कि ये यौगिक जो है वो सिस है या ट्रांस है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड का। ये तो है मैलिक एसिड। जब आप इस मैलिक एसिड को गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसका एनहाइड्राइड बनेगा और इसमें दोनों COOH एक ही तरफ है। तो क्या होगा, यहाँ से जल का अणु निकलेगा और ये लगभग 140 डिग्री पर 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के अणु का निष्कासन और क्या बनेगा, मैलिक एनहाइड्राइड। ये मैलिक एसिड है, ये मैलिक एनहाइड्राइड है, ये सिस रूप है ना। ये क्या था, मैलिक अम्ल। और ये क्या बन गया, इसका जल का अणु निकला, क्योंकि दोनों COOH को इस तरफ है, एक ही तरफ, ये कहलाएगा मैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब आपने साइक्लाइजेशन करा दिया। अब इसका जो ट्रांस आइसोमर, ये सब सिस हुआ, ट्रांस आइसोमर कौन सा है, फ्यूमेरिक एसिड। तो फ्यूमेरिक एसिड में क्या है कि जो ट्रांस आइसोमर्स में जो है ना, दोनों समान समूह तो अलग अलग तरफ है, तो साइक्लाइजेशन बड़ा टफ होगा। ये फ्यूमेरिक एसिड। अब आप यदि इसको गर्म करते हैं, इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, यहाँ तो COOH इधर है, ये इधर है, तो अब इसको इधर से इधर आने में बड़ा जोर आएगा। आपको इसको गर्म करना पड़ेगा 275 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आप इसको 275 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो डबल बॉन्ड चूंकि कमजोर होता है बेचारा, तो COOH जैसे जैसे करके मुड़ तुड़ के इधर आएगा थोड़ा, और यहाँ से COOH के रूप में ये फ्यूमेरिक एसिड पहले मैलिक में कन्वर्ट होगा और उसके बाद इसमें से जल के अणु का निष्कासन होकर क्या बनेगा, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड तो मैलिक का ही बनेगा, मतलब उत्पाद यही मिलेगा मैलिक, क्योंकि यहाँ से जल के अणु के निष्कासन के लिए इस COOH को इधर आना जरूरी है। तो हमने साइक्लाइजेशन से या चक्रीकरण से या जिसको हम बोले कि एनहाइड्राइड में रूपांतरण से ये पता लगाने की कोशिश की कि भाई कौन सा रूप क्या है। जिसका मतलब जो सिस रूप है, ये सिस रूप है समपक्ष, वो कम तापमान पर इसका साइक्लाइजेशन होगा। और ये है ट्रांस रूप, फ्यूमेरिक एसिड है विपक्ष रूप है। तो फ्यूमेरिक इज ए ट्रांस। तो ट्रांस में क्या होगा, या तो इसका साइक्लेशन होगा ही नहीं, या होगा तो तापमान ज़्यादा होगा। तो तापमान जिसमें ज़्यादा लगेगा वो ट्रांस रूप है, वो विपक्ष रूप है। इससे इस चीज़ का पता लगता है। ठीक है, तो एक तरीका ये चक्रीकरण द्वारा हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, हम पढ़ना चाह रहे हैं कि ज्यामितीय समावयवी है, उस ज्यामितीय समावयवी में विन्यास का निर्धारण करना चाह रहे हैं कि जो समान समूह है द्विबंध के एक ही तरफ है या अलग अलग। तो ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका जो है वो द्विध्रुव आघूर्ण के मापन से, डायपोल मोमेंट। measurement of dipole moment. With the help of measurement of dipole moment, we can assign the configuration of the certain geometrical isomers. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये दोनों देखिए, दोनों का संरचना सूत्र एक तरीका है ना। 1,2 डाइक्लोरोइथेन है ये, है ना, एथिलीन डाइक्लोराइड ये इसको बोलते हैं। 1,2
1,2 डाइक्लोरोएथीन, डबल बॉन्ड है ना, ये भी 1,2 डाइक्लोरोएथीन, ये इसका सिस रूप है, ये इसका ट्रांस। हम ये जानते हैं कि जब भी कोई बंध ध्रुवीय होता है, जैसे इसमें CCl बॉन्ड पोलर है, क्लोरीन की विद्युतीयता ज़्यादा है, तो इस कारण से क्या होगा कि डायपोल मोमेंट जो CCl का इस डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है, इसका भी इसी डायरेक्शन में काम करेगा। तो क्या होगा, नेट डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि, तो दोनों का डायपोल मोमेंट जुड़ जाएगा। जबकि इसमें क्या होगा, ये विपरीत दिशा में काम कर रहा है, तो सदिश राशि है, विपरीत दिशा में बराबर बराबर डायपोल मोमेंट, तो इसका जो नेट डायपोल मोमेंट है दैट विल बी 0 डेबाई इसकी इकाई होती है, और इसकी जो ये दोनों का जुड़ जाएगा, इसकी म्यू का मान या इसके डायपोल मोमेंट का मान आएगा 1.8 डेबाई। तो जिसका ज्यादा है वो कौन सा रूप हो गया, सिस रूप हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखने वाली चीज है कि ये जो बंध जुड़े हुए हैं ये दोनों एक सरीके होने चाहिए, यदि एक सरीके नहीं है तो फिर ये म्यू का मान अलग तरीके से निकाला जाएगा। लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण के मापन की सहायता से हम क्या बता सकते हैं कि जो सिस रूप है, जो 1,2 डाइक्लोरोएथीन है, इसका जो सिस रूप है, इसका म्यू का मान 1.8d है, और ट्रांस का जो है वो कितना है, 0 है। 0 क्यों है, क्योंकि इस CCl बॉन्ड का जो डायपोल मोमेंट है दैट इज इन दिस डायरेक्शन, वेयर इज the dipole moment of this CCl bond is in this direction. These are opposite, equal and opposite, so they will cancel or nullify the effect of each other, and the net result is mu is equal to 0. So the dipole moment is 0, that means that is a trans isomer. तो वो कौन सा ज्यामितीय समायोजन होगा, विपक्ष। एक और एग्जांपल लेते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण मापन द्वारा हम डायपोल मोमेंट, यहाँ से दोनों डायपोल मोमेंट एक दूसरे के कैंसिल हो गए, कई बार कैंसिल नहीं भी होते, देखिए ये कौन सा कंपाउंड है, ये भी बात की अपन ने, सिस टू ब्यूटीन, और ये है ये ट्रांस टू ब्यूटीन। अब इसमें भी आप ठीक वही चीज है, ये जो है ना, ये जो CH बॉन्ड है और ये जो CH बॉन्ड है, इन दोनों CH बॉन्ड में जो डायपोल मोमेंट इन दोनों का जो है वो एक दूसरे को नलीफाई करना है, नलीफाई कर देगा, फलस्वरूप क्या होगा, इसका म्यू का मान 0 होगा। और यहाँ पर थोड़ा बहुत डायपोल मोमेंट जो है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में, आप देख रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, इस कारण से क्या होगा, इसका म्यू का जो मान हालांकि होगा बहुत कम पिछले वाले एग्जाम्पल के मुकाबले, इसका मतलब होगा सिस टू ब्यूटीन का डायपोल मोमेंट की कुछ भी अप्रिशिएबल कुछ वैल्यू है, बट एज फार एज द ट्रांस आइसोमर इज कंसर्न इसकी म्यू की वैल्यू 0 होगी, बिकॉज द डायपोल मोमेंट ऑन दिस कार्बन एंड दिस कार्बन आर इन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, सो दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे और नेट रिजल्ट 0 होगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण मापन से हमें क्या पता लगा, जिसका 0 है वो विपक्ष है, जिसका कुछ अप्रिशिएबल वैल्यू है वो कौन सा है, सिस रूप है। तो ये सिस रूप है, ये ट्रांस, समपक्ष विपक्ष। एक और एग्जाम्पल जिससे आपको ये पता लगे, हाँ वास्तव में केवल द्विध्रुव आघूर्ण मापन से हम सिस और ट्रांस का पता लगाना इतना आसान नहीं है जितना आसान मैंने आपको बता दिया है। ये देखिए, ये जो यौगिक है 1 क्लोरोप्रोपीन है, ये चिंता की बात नहीं है, दिस इज ऑल्सो 1 क्लोरोप्रोपीन। आप गिनेंगे ना, 1 2 3 कार्बन इधर से गिनेंगे 1 क्लोरोप्रोपीन, लेकिन अंतर क्या है, ये समपक्ष रूप है और ये विपक्ष रूप है, विपक्ष 1 2 क्लोरोप्रोपीन। अब इसमें यदि आप द्विध्रुव आघूर्ण से इनका मेजरमेंट करना चाहें तो आपको रिजल्ट वो प्राप्त नहीं होगा जो पहले मैंने आपको बताया था। इसका कारण क्या है, आपको उस बंध में जो अभी अपन ने बात की द्विध्रुव आघूर्ण के मापन में उस बंध की ध्रुवीयता की, आपको ये भी देखना होगा कि उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स कौन से काम कर रहे हैं। ये Cl जो है ना, Cl -I इंडक्टिव इफेक्ट वाला है, मतलब ये CCl बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और CH3 जो है वो क्या इलेक्ट्रॉन देता है वो इस डायरेक्शन में। तो आप देख रहे हैं नेट रिजल्ट क्या हो गया, नेट रिजल्ट ये इधर और ये इधर, तो नेट रिजल्ट इसके म्यू का मान आएगा कम, इसके म्यू का मान कम आएगा, किसके मुकाबले, इसके मुकाबले। क्यों, इसमें CH3 C को इलेक्ट्रॉन देगा +I इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये Cl यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा -I इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखिए ये भी इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में,
ठीक है, भले ही ये विपक्ष रूप है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो काम कर रहा है दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए इसकी म्यू की कुछ एप्रिशिएबल वैल्यू होगी 1.77 है ना, इसकी वैल्यू होगी म्यू की 1.71 डी। समझ पा रहे हैं आप इसमें? तो इसकी म्यू का मान सिस रूप होने के बावजूद इसको म्यू का मान कम है, तो ट्रांस रूप होने के बावजूद भी इसके डायपोल मोमेंट का मान 1.77 डायोमीटर है, जो कि सिस के मुकाबले ज़्यादा है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर काम करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र है वो इसका इस तरफ है, इधर सी का इधर है, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को थोड़ा बहुत हिस्से तक कैंसिल करेंगे तो म्यू का मान कम आएगा। किस केस में? सिस के रूप में। तो सिस रूप का डायपोल मोमेंट कम होगा, ट्रांस का ज़्यादा होगा। तो एक विधि है। दूसरा है ये तीसरी विधि हो गई, विध्रुवागुण मापन हो गया, चक्रीकरण हो गया। तीसरा है इनके गलनांक और क्वथनांक निर्धारण के द्वारा। सामान्यतः क्या होता है कि जो सिस रूप होता है उनका गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक कम होने के पीछे कारण क्या है कि जो ट्रांस रूप होते हैं उसमें बड़े बड़े ग्रुप जो है ना डबल बॉन्ड के विपरीत दिशा में होते हैं, तो उसमें वांडरवाल जो बल है वो थोड़े से मजबूत होते हैं। तो ट्रांस जो है वो अधिक तापमान पर पिघलेंगे, अधिक तापमान पर उनका वाष्पन भी होगा। तो गलनांक और क्वथनांक से भी हम सिस और ट्रांस की पहचान कर सकते हैं। ये तीसरी विधि होगी। तो हम बात कर रहे हैं ज्यामितीय समावयवों के विन्यास निर्धारण में गलनांक और क्वथनांक। ये सेकंड हुआ, और तीसरा जो है वो है गलनांक और क्वथनांक। लेकिन यहाँ पे फिर वापस आपको वही चीज़ देखनी पड़ेगी। यदि ये सिस और ट्रांस आइसोमर्स की बात करें, जैसे मैंने भी आपको बताया कि ट्रांस आइसोमर्स के गलनांक और क्वथनांक समकक्ष अपने काउंटर पार्ट सिस के मुकाबले ज़्यादा होंगे, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि जो समान समूह है जो विपरीत दिशा की तरफ है, आपको ये देखना पड़ेगा कि जो नेट जो रिजल्ट है उस डाइपोल का वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। उसी इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के आधार पर ही ये चीज़ तय होगी, और न कि केवल सिस और ट्रांस के आधार पर, जैसा कि अपन ने अभी देखा था 1-क्लोरोप्रोपिन के केस में। तो वो देखना जरूरी है। तो ये 3 तरीके हैं जिसकी सहायता से ज्यामितीय समावयवों का विन्यास निर्धारण किया जाता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे हम बात करेंगे सीक्वेंस रूल और EZ नोमेनक्लेचर की। थैंक यू।